आप सब लोगों को नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय हिंद और जय सिया राम। मैं आज बैठा हूं ऐसी तीन लोगों के, तीन पर्सनालिटीज के साथ जिनका इंट्रोडक्शन कराने की मेरी ना तो हैसियत है और ना मैं इनका इंट्रोडक्शन करा सकता हूं। आप लोग सब इन लोगों को जानते हैं। अशोक भाई बैठे हैं, दीपक भाई बैठे हैं, मयूर भाई बैठे हैं। तो हम कोई इंटरव्यू नहीं ले सकते इनका। और मेरे हिसाब से इंडिया में आज की तारीख में कोई भी ऐसा जर्नलिस्ट नहीं है या कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो इनका इंटरव्यू कर सकता है। तो ये नॉर्मल टॉक शो होगा। और मेरा एक सवाल है टू स्टार्ट विद, एक होता है ना लाइन ऑफ एक्शन दे दिया। लाइन ऑफ एक्शन स्टार्ट ये है कि ये आज की तारीख में जो भी हो रहा है मणिपुर में, हमारे हिसाब से तो इसको जेनोसाइड बोला जाता है, जो कोसोवो में हुआ था। तो वो जो दिखा रहे हैं, 2 रेप दिखा रहे हैं 2 लड़कियों का, उसके तो एथनिक क्लेंजिंग कहते हैं इसको। तो कि एक समाज को या एक जो कास्ट को पूरा का पूरा उस पर हमला बोल दिया गया है। तो इट्स अ जेनोसाइड। तो इंडिया के अंदर मतलब ये जो पूरी की पूरी जो चल रही है आज की तारीख में, जिनको अपन लोग गोदी मीडिया कहते हैं, ये लोग तो इसको रेप बताते हैं और फिर वो लोग बोलते हैं कि बंगाल में भी हो रहा है। तो अगर इस तरह चलता रहेगा कि मणिपुर वाले बंगाल बताएंगे, बंगाल वाले मणिपुर का बताएंगे, तो ये तो प्रॉब्लम कभी सॉल्व होगी नहीं। आप में से जो भी आंसर करना चाहे कर सकते हैं। अशोक भाई आप करना चाहे आप कर सकते हैं। मुझे लगता है इससे ज्यादा घिनौनी और इससे ज्यादा मतलब क्या कहे, शब्द नहीं कहने के लिए, सोच हो नहीं सकती कि तुम्हारे बलात्कार से मेरे बलात्कार कम है। इसके मायने क्या बलात्कार का आईपीएल हो रहा है क्या? सवाल वो है। व्यभिचार का आईपीएल हो रहा है क्या? ये सही है। जो गोधरा में हुआ उसका जस्टिफिकेशन सिख हत्याकांड से नहीं हो सकता, और इन दोनों का जस्टिफिकेशन मणिपुर में जो चल रहा है वो नहीं हो सकता। बाकी जगह जहां भी ऐसा जिनोसाइड हुआ है उसको एक टाइम था, 3-4 दिन एक इंसिडेंस होता है, 4-5 दिन, 1 सप्ताह तक वो चलता है। ये 2.5 महीने हो गया है सिस्टमैटिकली सरकार के प्रोटेक्शन में। एक बहुजन समाज जो है, जो नंबर में ज्यादा है, वो जो वहां अल्पसंख्यक है, उन्हें सिस्टमैटिकली एलिमिनेट कर रहा है। रोज खबरें आ रही है, पूरा विश्व चिंतित है। एथनिक क्लेंजिंग हो गया ना, वही बिल्कुल एथनिक क्लेंजिंग हो गया, क्योंकि सबसे ज्यादा जो मैतेई है, जो सबसे ज्यादा तादाद में है, वो वैष्णव कहते हैं अपने आप को, वो हिंदू समाज के हैं। जो पहाड़ों पे है, नागा हो गए, कुकीज हो गए, झुमू हो गए, ये सारे लोग, उसमें से बहुत सारे लोग क्रिश्चियन कन्वर्टेड हैं। तो क्या ये एक कन्वर्टेड क्रिश्चियंस को वहां से एलिमिनेट करने का सवाल है? क्या मात्र रिजर्वेशन चाहिए इस नाम से आप पूरी एक कम्युनिटी खत्म करना चाहते? क्या ये पहाड़ों पे कब्जे की राजनीति है? क्या ये गांजा, क्या मिनरल्स? तो देखिए, ये मिनरल्स ये गोदी मीडिया ने फेंका हुआ एक ऐसा रीजन है। अच्छा, मिनरल्स हमारे यहाँ कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। उसमें राज्य सरकार भी कानून बना सकती है, केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। और केंद्र सरकार ने यदि कानून बना लिया कि मणिपुर के मिनरल्स हमको एक्सप्लोर करने वाले हैं, करना है, तो कोई उसको रोक नहीं पाएगा अनलेस एंड अनटिल कोई कोर्ट में जाके उसको एनवायरमेंटल का इशू बनाए। अभी तक नागा या कुकी ने किसी भी मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए विरोध करने का कोई रिकॉर्ड नहीं। ये गांजा की खेती का इकोनॉमिक्स है, ये क्रिश्चियन समाज का रिलीजन है। इसमें रिलीजन, इकोनॉमिक्स, कई चीजें इसमें इन्वॉल्व होते हैं। मणिपुर में शायद ही कोई राजनीतिज्ञ हो जिसका गांजा के व्यापार के साथ संबंध नहीं हो। कहीं ना कहीं छुपा संबंध होता ही है। जैसे पाकिस्तान में जब भी कोई वजीर आजम बनता है तो कहते हैं कि उनकी अफगानिस्तान के बॉर्डर पे एक रिफाइनरी तो रखती ही है, ड्रग रिफाइनरी। ये जो अंडर हिडन है कि महाराष्ट्र में है तो आप शुगर मिल खोलते हैं, यूपी में है तो आप माइनिंग का ठेका देते हैं, किसी जगह रेत का ठेका देते हैं, किसी जगह जंगल के ठेके देते हैं। वैसे ये गांजा की खेती का केस है। इसे कभी बाहर का इंटरफेरेंस बताया जाता है, कभी ISI, ये सब फोकस करने की, डिफोकस करने का सवाल है। लेकिन मेरा सबसे बड़ा जो चिंता है कि 2.5 महीने तक एक प्रदेश जल रहा है, वहां सैन्य को घेरा जाता है, आर्मी को घेरा जाता है, वहां पुलिस टोटली एक समाज के साथ मिलकर काम कर रही है। गवर्नर हर सप्ताह रिपोर्ट दे रही है, लेकिन प्रधानमंत्री मौन क्यों है?
ये प्रधानमंत्री वो सब मन की बात करते हैं, ये प्रधानमंत्री विश्व स्तर पे जाके इजराइल मतलब विभिन्न देशों के कॉन्फ्लिक्ट में अमेरिका को ज्ञान देते हैं, कभी चाइना को धमकाते हैं, तो कभी रशिया और यूक्रेन का सॉल्व करने का सवाल पूछते हैं। वो अपने नाक के नीचे अपने राज्य में, देश में हो रहे इस जेनोसाइड को क्यों नहीं रोक पाते? क्या सर्वोच्च न्यायालय यदि इंटरफेयर नहीं करता या 4 तारीख का वो विभत्स वीडियो रिलीज नहीं होता तो क्या प्रधानमंत्री मौन बनाए रखते? प्रधानमंत्री को पीड़ा और प्रधानमंत्री को उत्पीड़न होने के लिए इस देश में यदि कुछ लड़कियों को, कुछ महिलाओं को अपनी इस्मत लुटवानी होती है तो घिन आती है ऐसे प्रधानमंत्री पे और थू है ऐसे राजनेताओं पे कि जो अपने ही देश की महिलाओं की इज्जत लूटने की इंतजार करते हैं, उसको सार्वजनिक होने का इंतजार करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का इंटरवेन करने का इंतजार करते हैं। पूरे देश का आधी आबादी नहीं, पूरी आबादी आंदोलित होने का इंतजार करता है, फिर जाके उनके हृदय में पीड़ा होती है। क्या 56 इंच के सीने पे इतना बड़ा कवच लगा है कि ये पीड़ाएं अंदर जाती नहीं दिल तक? सवाल हो नहीं बाबू, ये आज हम तीनों में से ऐसा कोई नहीं होगा जिसने मणिपुर पे कई प्रोग्राम नहीं किए होंगे। डेफिनेटली। मगर इसके अंदर दीपक भाई आपका क्या टेक बनता है? नहीं, अशोक भाई एकदम सही कह रहे हैं कि देखिए कहीं ना कहीं, जैसे मैं कल इंटरव्यू सुन रहा था जो मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह, और मुझे हैरत हो गई। मुझे लगा कि ये बीरेन सिंह की आवाज है या कोई और बोल रहा है, फोटो बीरेन सिंह की लगी है। फिर मैंने फोन करके पूछा, बोला साहब क्या बात कर रहे हैं, बीरेन सिंह ही है, किसी दूसरे की फोटो कैसे लगा देंगे आवाज। और मुझे इसलिए हैरत हुई क्योंकि जब एंकर ने सवाल पूछा कि मिस्टर चीफ मिनिस्टर, ये जो 2 लड़कियां हैं इनको जिस तरह से नेकेड करके, न्यूड करके, बंदूक की नोक पे, AK-47 की नोक पे परेड कराया जा रहा है और आपको 77 दिन तक पता नहीं लगा, FIR हो गई, आपको पता नहीं लगा, ये तो कमाल ही है। तो मुख्यमंत्री क्या जवाब दे रहा है? मुख्यमंत्री कह रहा है कि अरे आप इस घटना को इतना बड़ा क्यों कह रहे हैं, यहाँ तो ऐसी 100 घटनाएं हुई हैं। There are 100 similar incidents like this. 100 से भी ज्यादा होंगे दीपक। कहने का मतलब है कि वो कह रहा है कि ये जो 2 लड़की इनको नेकेड करके पब्लिक जो है जिस तरह से उनके साथ एक सेवेज ट्रीटमेंट कर रही है, उनके जेनिटल्स को छू रही है, ये कर रही है, मतलब आपने पहले तो उनके बाप को मार दिया, फिर भाई को अगवा कर लिया, फिर माँ को नंगा किया, फिर उन 2 बहनों को नंगा कर दिया, और मुख्यमंत्री कह रहा है कि अरे भाई ऐसी तो 100 घटनाएं हो चुकी हैं। यानी ये घटना बहुत बड़ी नहीं है, ऐसी बहुत है होलसेल। मगर मेरा दीपक भाई सवाल ये है कि वर्तमान जो अभी गवर्नमेंट के अंदर जितनी भी वुमेन क्या होती हैं, इनकी कार्यकर्ता हैं या वुमेन इनकी स्पोक्स पर्सन है या वुमेन मिनिस्टर हैं, वो लोग भी कुछ नहीं बोलती। नहीं, मैं कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री को ये देश इस तरह से मुख्यमंत्री को कैसे सुन रहा है? आज से 10 साल पहले वाजपेयी की सरकार में कोई मुख्यमंत्री ऐसे बोल सकता था क्या? इंदिरा गांधी की सरकार में ऐसा कोई मुख्यमंत्री, ठीक है मेजॉरिटी गवर्नमेंट हो सकती है, आपका बहुमत हो सकता है, बट एक मुख्यमंत्री बोल रहा है कि ऐसी तो 100 घटनाएं हो गई हैं। वो इसलिए है दीपक भाई, मुझे जो लगता है जब किसी और कोई एक्शन नहीं है, देयर इज नो एक्शन। नहीं, जब किसी चीज की आदत हो जाती है ना, अभी आदत हो गई है इंडिया के अंदर रेप्स की। पहले रेप्स होते थे, फिर रिकॉर्डिंग होने लगी, फिर गैंग रेप्स होने लगे, फिर लोगों को काट के फ्रिज में डालने लगा, अब ये हो गया, और अब क्या वीडियो बन जाते हैं। आई थिंक ये बहुत ही नॉर्मल हो गया सोसाइटी के लिए, और सोसाइटी भूल जाती है बहुत जल्दी। बिल्किस बानो का आप लोगों को केस याद है, जब वो हो गया, सेंगर हाथरस हो गया, उन्नाव हो गया, तो ये भी हो गया, तो इसमें ये भी भूल जाएंगे, 7-8 दिन में कोई आ जाएगा नया तमाशा। तो नहीं सही कह रहे हैं, नॉर्मल थिंग ना, बिल्कुल नॉर्मल हो गया, ये एक नॉर्म है। इसके अंदर मयूर भाई आप क्या बोलते हैं इसके अंदर? नॉर्मल तो नहीं हुआ है, लेकिन एक तरह से ये है, मैं मतलब ये मेरी अपनी जो समझ है बता रहा हूँ कि नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है मयूर भाई, अगर आपके घर पे रोजाना चोरी होगी तो आपको लगेगा ना रोजाना चोरी होती है, अब क्या करना है, रोजाना जाके फिर ना पुलिस को बोलेंगे, रोज ही चोर आता है, ये नॉर्म है। नहीं, मैं उस उदाहरण से सहमत नहीं हूँ। मैं इस तरह से देखता हूँ कि देखिए अभी हम लोग जैसा आप कह रहे हैं कि ये बहुत आम हो गया है कि ये रेप वगैरह होते हैं, हत्या हो जाती है, और तो हमको हम मतलब समाज की सोच रहा है कि चलो रोज की बात है, क्या कहेंगे। ऐसा तभी हो सकता है जब समाज बहुत सुन्न हो चुका हो, मतलब नम्ब हो चुका हो, और एक तरह से सड़ चुका हो। कौम अगर जिंदा न रहे तो फिर ये सब होता है, और कौम जिंदा क्यों नहीं रहती है, या ऐसा इस हालत में क्यों पहुंच जाती है?
जब वो जो सुपरफिशियल इश्यूज जो हैं वो जब आप पर हावी हो जाए और आप अपने ही शरीर में समझ लीजिए कहीं घाव लगा हुआ है, इसको ठीक करवाने की जगह आप अगर ये देखो कि बाजू वाले के घर पे क्या हो रहा है, वहां पे कोई बीमार चल, मैं उसका कुछ काम करता हूँ। पर सवाल मैं ये कह रहा हूँ कि हम हमारे बेसिक इश्यूज को महत्व न देते हुए जब सुपरफिशियल चीजों में बहुत ही अत्यंत मीडियोकर तरह से हम जब उसमें उलझ जाते हैं, हमको उलझा दिया जाता है पूरे समाज को। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा कारण मैं इसको मानता हूं कि ये लोग, मैं ये कावड़िए देख रहा था, मैं विषयांतर नहीं कर रहा हूँ इससे संबंधित, वो मैं जब देख रहा था कि वो 4-4 लाख लोग जो है वो चल के जा रहे हैं, मैं किसी श्रद्धा या आस्था को के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतना टाइम किसको है और क्यों है और कैसे है, और वो फिर जाते हैं वो नचनिया को नचवाते भी हैं बीच में और पता नहीं क्या उसमें होता है, देखा था, मारते भी बहुत कुछ होता है। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि समय काफी खाली है लोगों के पास, और एक मानसिकता ये देख रहा हूं मैं कि कुछ भी करो, अच्छा करो बुरा करो, लेकिन लोग मेरे बारे में 2 बात कर ले, चर्चा कर ले, वो जो 30 सेकंड ऑफ फेम की जो भूख लगी हुई है इस देश में अभी, वो बहुत कुछ करवा रही है, वो बहुत कुछ करवा रही है, और इसका चस्का लगा है ये हमारा जो प्रधान सेवक है, उनकी नीतियों ने ये चस्का इसका लगाया हुआ है। आप देखिए हर जगह, मुझे लगता है कि ये सब कारण है इसकी, जाएंगे नीचे जाएंगे तो ये सब चीजें हमको मिलेगी, तो फिर उसको भी कोई भी नाम दे दो आप, फिर तो वो उसको एक टैग ही देना है, लेकिन अंदर जो मैं देख रहा हूँ ये सब हो रहा है, अक्रॉस द कंट्री हो रहा है। मतलब कोई कास्ट क्रीड की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी सोसाइटी में होता देख रहा हूँ मैं अपने घर के आसपास देख रहा हूँ ये सब चीजें। अब मैं ये परसों की घटना होती है, नहीं आपको चिंता होती है मयूर भाई, एक सवाल करना चाहता हूँ, आपको चिंता होती है मयूर भाई जब आपके घर की लेडीज बाहर जाती हैं या आपकी सिस्टर बाहर जाती हैं, आपको थोड़ी सी चिंता होती है जो पहले नहीं होती थी 2015-14 होती है? थोड़ी सी नहीं, मुझे बहुत सारी चिंता होती है। मेरा बड़ा बेटा तो अभी 24 साल का है, अगर वो जाता है बाहर तब भी बहुत चिंता होती है। मुझे कोई बेटी नहीं है, 2 बेटे हैं मेरे, पर वो भी जब बाहर जाते हैं, उसकी माँ भी जब बाहर जाती है मेरी वाइफ, तो चिंता होती है। एक सवाल करना था अशोक भाई मेरे को आपसे कि यहाँ पे अमेरिका में एनआरआईज यहाँ पे बसने लग गए थे 1940 से, और 1940 से लेके 2000 समझिए 13-14 तक यहाँ पे एनआरआईज ने बहुत अच्छा काम किया है। हरदम ऐसा रखा है कि तिरंगे हरदम ऊपर रहे, हमें कोई ब्लेम्स नहीं है, हमें कोई ऐसा नहीं कि हम लोगों ने रेप्स करे या यहाँ पे क्राइम्स करे। मगर इनको क्यों लगता है ऐसा कि 2014 के बाद ही यहाँ पे इंडिया के अमेरिका में इंडिया का नाम ऊंचा हुआ है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री बन गए थे, आज के मोदी जी बने, इसके बाद ही इंडियंस का नाम ऊंचा हुआ है। यहाँ तो पॉलिटिक्स ले लो, आप डॉक्टर्स ले लो, वकील ले लो, आप कोई भी फील्ड ले लो, अमेरिका यहाँ पे इंडियन अमेरिकन आर डूइंग फैंटास्टिकली वेल। मतलब वी कंट्रोल, आज की डायमंड बिजनेस ले लो, वी कंट्रोल द डायमंड बिजनेस। मैं तो डायमंड बिजनेस में हूँ 30 साल से, मुझे पता है पहले डायमंड बिजनेस जूस के हाथ में था, आज हमारे हाथ में, इंडियंस के हाथ में। तो इट इज बिकॉज कि ये आए हैं प्रधानमंत्री, ये जो वहां पे सेट करते हैं पूरा ये गोदी मीडिया नैरेटिव कि ये आए हैं तो इंडिया का नाम हुआ है। तो हम लोग क्या कर रहे थे यहाँ पे जो 25-25 साल से रह रहे हैं? मुझे ये समझ नहीं आती बात। देखिए 2 चीजें हैं, 2014 के बाद स्थितियां क्या बदली है। वो आदमी भारत में कुछ नहीं करता, लेकिन अमेरिका में मेरा मान सम्मान बहुत हो रहा है, विश्व गुरु बन रहा हूं, ये कंसेप्ट बेचता है, और अमेरिका में जाके भारत की मैंने कितनी तरक्की करी ये कंसेप्ट बेचता है। दोनों कंसेप्ट फेल है, फेक है। इसके पहले भी जवाहरलाल नेहरू से लेके अटल बिहारी वाजपेयी से लेके मनमोहन सिंह तक जो प्रधानमंत्री अमेरिका में गए उनका स्वागत ही हुआ है। बिल्कुल। इंदिरा गांधी ने तो व्हाइट हाउस में अमेरिका के प्रेसिडेंट को ललकार कर ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस का बहिष्कार कर इंडिया वापस आई थी। बहुत जिगरा लगता है साहब, अमेरिका जैसे पावरफुल देश में व्हाइट हाउस में बैठ के ललकारना, उसी देश में अपने देश की अस्मिता के लिए। ये हमारे देश को बेच रहे हैं, ये नहीं समझ रहे। आप अमेरिका में है, मैं जानता हूं, आपने वहां के इकोनॉमी को किया है। कोई भारतीय पे, कोई भी जो भारतीय विदेश में कहीं भी है, वो विदेश उस पर ऐसा नहीं कर रहा है, वो भारतीय भी उतना ही कंट्रीब्यूट कर रहा है। इट्स विन विन सिचुएशन फॉर बोथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आज अमेरिका के लिए प्रेम भारतीयों के या भारतीय प्रधानमंत्री के लिए इसलिए है कि उसको माल बेचना है। उनको 145 करोड़ देश की एक उपभोक्ता दिखता है, इसलिए वो 5 मिनट वापस
5 मिनट में हाँ वापस ज्वाइन करता हूँ, एक कॉल है वो लेनी पड़ेगी, मैं 5 मिनट जरूर वापस जरूर हाँ जरूर बिल्कुल जरूर, नो चलेगा प्रॉब्लम। चलेगा चलेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल सही तो बोल रहे हो अशोक भाई आप। हाँ तो ये जो चीजें है, ये जब अमेरिका में अभी लोगों को पता ही नहीं भारत की वास्तविकता क्या है, उन्होंने पता ही नहीं है कि मेरे देश का बजट ये बताता है कि 27 लाख करोड़ की रिसिप्ट है, उसमें से 11 लाख करोड़ हम सिर्फ ब्याज और कर्ज की अदायगी में दे रहे हैं। जिस देश की टोटल इनकम से आप 40% सिर्फ ब्याज पे दे रहे हो, ब्याज देने में दे रहे हो, तो मेरे पास डेफिसिट बजट कितना बड़ा होगा मेरे पास 54 लाख करोड़ से बढ़ के ये अब लोन 200 करोड़ से ज्यादा हो गया है। मेरा देश कर्जे के नीचे दबा हुआ है। जब भी जीएसटी बढ़ने की बात होती है, वो जीएसटी इसलिए बढ़ता है कलेक्शन क्योंकि मेरे देश का इंपोर्ट बढ़ रहा है, मेरे देश का एक्सपोर्ट कम हो रहा है, मेरे देश में तनख्वाह बांटने के लिए पैसा नहीं। मैं ये रोना नहीं रो रहा है मेरे देश का, मुझे अभिमान है कि मैं इस क्राइसिस में भी मेरा देश खड़ा है। ये देश नरेंद्र मोदी या इंदिरा गांधी की वजह से खड़ा नहीं हुआ, ना जवाहरलाल नेहरू की वजह से खड़ा हुआ। ये देश, इस देश के एक एक नागरिक ने जो अपनी जान लगा के मेहनत की है, खून पसीना बहाया है, 1947 से लेकर आज तक 2023 तक मेरे देश का किसान कभी भी प्रॉफिट में नहीं रहा है, उसे कभी अपने अनाज का मूल्य नहीं मिला है। My farmer has been working in debt. My farmer has been working going every year into losses. But since 1947, for last 75 years, he is bearing the losses, cutting his expenditure and feeding the nation. That is the greatness of my farmer. That is the greatness of my worker. मेरे देश का एक एक इंसान अपना कंट्रीब्यूट कर रहा है, और जो लोग काम करते हैं, और ये बेकाम नालायक लोग जिन्हें काम नहीं आता, जिन्हें लिखना पढ़ना नहीं आता, जो झूठ का पुलिंदा लेकर अपने आप को महान समझते हैं, इनकी हालत सांप जैसी है। चींटियां घर बनाती है, सांप उसमें जाके रहता है। मेरे देश के नागरिक घर बनाते हैं, देश बनाते हैं, भारत बनाते हैं, अरे ऊपर जाके बोलते हैं कि हम प्रधानमंत्री हैं, हम बना रहे हैं। बहुत बढ़िया बात। ये हमारे देश को बेच रहे हैं, ये मेरे देश को प्राइवेटाइजेशन करके चंद उद्योगपतियों के हाथ में दे रहे हैं। ये लोग संविधान को खत्म कर रहे हैं, ये लोग सवाल पूछने नहीं दे रहे हैं, ये बोलने वाले का मुंह बंद करते हैं। बलात्कार और जब अहिंसा होती है तो तुम्हारी हिंसा से मेरी हिंसा कम, मेरी हिंसा से, ये हिंसाओं में, व्याभिचार में कंपेयर करते हैं। तो भाऊ आप ये लोग हैं। आप इतना बिंदास बोलते हो, कितने सालों से बोल रहे हो, तो ये तो हो सकता है कभी आपको भी जेल में डाल दें, तो 100% हो सकता है। आप तो बिल्कुल खुला बोलते हो कि आप तो इंडिया के लिए बोलते हो, किसी को सपोर्ट तो करते नहीं, इंडिया को सपोर्ट करते नहीं तो मैं अकेला नहीं हूँ, दीपक भाई है। आई नो, और मैं बोलता हूँ मतलब नहीं मैं तो मेरा तो एक बार बहुत बड़ा खुलासा किया था, मुझे आज तक उनका वीडियो याद है, वो स्टेज पे खड़े होके कोई स्कैम था, पता नहीं, आई वाज वेरी यंग दैट टाइम, आई डोंट इवन रिमेंबर, बट मेरे पास वो इमेज आज तक मेरे दिमाग में रजिस्टर्ड। देखिए अभी भाई जो सबसे बड़ी बात है ना, जैसे टाइगर बोल रहे हैं, दिक्कत आज क्या हो रही है कि सही एकदम टाइगर ने बहुत सही कहा, एकदम टॉट पे, कि मोदी जो है, मोदी मतलब मार्केटिंग, मोदी मतलब इवेंट मैनेजमेंट। जैसे इन्होंने एनआरआईज की बात करी। देखिए हिंदुस्तान का जो आदमी है जहां जाएगा, ये कहता है चिराग जहां रहेगा रोशनी करेगा, तो इंडियंस जहां गए, इंडियंस मॉरिशस गए, लेबर के तौर पे गए थे, मॉरिशस खड़ा कर दिया, फिजी गए, फिजी खड़ा कर दिया, अफ्रीका में कई कंट्रीज, केनिया, नाइजीरिया, जहां हिंदुस्तान ने नींव रखी उन नेशंस की। अगर हमारे इंडियंस ट्रिनिडाड, टोबैको, कैरिबियन कंट्रीज गए, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और अमेरिका में आपका जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, आपकी जो मेडिकल इंडस्ट्री है, आप देखिए डॉक्टर्स का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है कनाडा में। तो इंडियंस का कंट्रीब्यूशन है। मोदी ने क्या किया कि आपकी जो मलाई है, आपका जो पसीना है, उसको कैश कर लिया। आप समझ नहीं पाए, आप में से तेल निकाल के ले गए मोदी, आप नहीं समझ पाए। आप जबकि पढ़े लिखे वहां के लोग हो। हुआ क्या, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैं एक जो शुरू में मोदी जी का जो कैंपेन था मैनहट्टन में, जो उन्होंने स्पीच दी थी, उसमें मैं बहुत क्लोजली देख रहा था, और उसकी तैयारी राम माधव और शायद डोभाल साहब के उसमें लड़के थे, विजय जॉली थे, और भी कई लोग थे, सबका नाम लेना उचित नहीं, लेकिन एक पूरी टीम थी जो कई महीनों से
किस तरह से पब्लिक को लाना है, किस तरह से वहां पर गुजरात के लोग हैं उनको लाना है, और अगर वो कम पड़ जाए तो यहाँ से फ्लाइट्स कहीं अलग अलग डेस्टिनेशन पे, तो कहीं टेक्सास से लोगों को लाया जा रहा है, कहीं कैलिफोर्निया से लोगों को लाया जा रहा है, कहीं न्यू जर्सी से लोगों को लाया जा रहा है, इकट्ठा किया जा रहा है, और उनको इकट्ठा करके स्टेडियम में लेके, तो आपके जो इंडियन डायस्पोरा है उसने सोचा अरे बाप रे बाप, ये तो नेहरू के आगे इतनी भीड़ नहीं थी, इंदिरा गांधी के आगे इतनी भीड़ नहीं थी। तो वो जो उसमें कैच है दीपक भाई, कैच ये है उसके अंदर, ये जितने करते हैं ना, इनका टेक्निक मैं बताता हूँ कि यहाँ पे क्या है कि जगह की एसोसिएशन बनी हुई है, जैसे गुजरात एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, बिहार एसोसिएशन बाना है, राणा है, राजस्थान एसोसिएशन नॉर्थ अमेरिका, जो उनके हेड्स है ना, उनको ये लोग पकड़ते हैं, उनको हेड्स को, और उनको मैं वही आपसे कह रहा हूँ ना, देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक और चीज दीपक भाई, इनकी मोस्टली जो मीटिंग्स होती है ना, वो कनेक्टिकट अपने ट्राई स्टेट एरिया में होती है, जो मोस्टली गुजराती डोमिनेटेड है, न्यू जर्सी, कनेक्टिकट, न्यूयॉर्क, एडिसन, जी। और वहां से अभी जो हाउडी ह्यूस्टन में हुआ था, तो मेरे तो वहां पे हम लोग शोज करते हैं रिलायंस सेंटर में, 18,000 की तो कैपेसिटी नहीं है, यहाँ तो ऑक्यूपेंसी लॉ है, तो 50,000 आदमी आ ही नहीं सकता, खत्म हो गई बात। और दूसरा वहां से चार्टर प्लेन आए थे, दूसरा यहाँ पे तो एसोसिएशन ऑफ डॉक्टर्स हैं, उसमें बहुत गुजराती हैं, तो वो लोग दे आर ऑल मल्टी मिलियनियर, यहाँ पे डॉक्टर्स जो हैं दे मेड सो मच अमाउंट ऑफ मनी, सो वहां से चार्टर फ्लाइट्स आते हैं, और चार्टर फ्लाइट भी नहीं होते, उनके अपने प्लेन्स ही हैं, दे ओन, कोई 8 सीटर का प्लेन ओन करता है, कोई 18 सीटर का भी, तो वो अपने प्लेन लगा देते हैं लाने के लिए। नहीं, मैं उसमें हो जाता है। अभी भाई जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ, जैसे मैं पिछले आप कह सकते हैं 23-24 साल से मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और होम मिनिस्ट्री, सरकार, गवर्नेंस को मैं यहाँ कवर कर रहा था आज तक के लिए, और ये मेरा सिलसिला जारी रहा जब मैं न्यूज एजेंसी में रहा। मैंने देखा जैसे वाजपेयी की विजिट थी, या इवन अडवाणी जी वाजपेयी की विजिट से पहले गए थे, मैं बीजेपी सरकार की बात कर रहा हूँ, मैं मनमोहन सरकार की बात ही नहीं कर रहा हूँ। और तब मैं क्लोजली एज बीट रिपोर्टर मैंने देखा कि भाई वाजपेयी साहब हैं, अडवाणी साहब हैं, हफ्तों से तैयारियां चल रही हैं कि किस मुद्दे पे बात करेंगे, वीजा पे बात करेंगे, हम टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स पे बात करेंगे, हम जो है डिफेंस पे बात करेंगे, हम स्ट्रेटेजिक इश्यूज पे बात करेंगे, हम टेररिज्म पे बात करेंगे, हम दाऊद इब्राहिम पे बात करेंगे कि पाकिस्तान को प्रेशर डालो, दाऊद को भेजो वहां से। ये सारे मुद्दे डिस्कस हो रहे थे, वाजपेयी कर रहे थे, ब्रिजेश मिश्रा कर रहे थे, अडवाणी कर रहे थे, मीटिंग्स चल रही थी, साहब यूएस जाके हमसे ये बात कर रही है, हमको यूएस प्रेसिडेंट से हमको ये मुद्दे रखने हैं, फोकस यहां था। इनका क्या फोकस है? मैं कह रहा हूं इनका फोकस क्या है? इनका फोकस है कि ये 3 महीने से तैयारी करते हैं कि कहां कहां से लोगों को लाना है। आप रैली कर रहे हो वहां जाके, जैसे चुनाव में रैली होती है कि भीड़ इकट्ठी कर लो, एयरपोर्ट पे कितने लोग स्वागत करेंगे, कितने लोग ढोल मजीरा बजाएंगे, कितने सरदार इकट्ठे करने हैं, कितने हमको जो है वो इंडियन डायस्पोरा को किस तरह से झंडे पकड़ा देने उनके हाथ में। आप इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हो। मुझे लगता है कोई हेड ऑफ द स्टेट, आपके यूएस में तो लोग आते होंगे हेड ऑफ द स्टेट, कोई ऐसा नहीं करता। ठीक है, लोग अपने इंडियन डायस्पोरा में जाते, मैं ये नहीं कह रहा हूं। इफ द प्राइम मिनिस्टर गोज, ही शुड मीट, ही शुड डू सम फंक्शंस, but don't make an event out of it. Focus on the deal. What deal you have got it from the US president? That's not there. What the government is doing for the Indian diaspora there? मैं ये कह रहा हूं. So basically this man is selling himself. He is marketing himself. He's not marketing India. He's marketing himself. तो आपके that Indian diaspora को ये समझना हो, मैं ये कह रहा हूं. क्योंकि होता क्या, देखिए आप लोग दूर रहते हैं, आप लोग जाहिर तौर पे जो इंडियन डायस्पोरा है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, प्रोफेशनल्स हैं, टाइम नहीं है यूएस में, तो जो आपको अखबार में मिल जाता है वो आप देख लेते हो कि भाई इंडियन एक्सप्रेस देख लिया, टाइम्स ऑफ इंडिया देख लिया, हिंदुस्तान टाइम्स देख लिया, आज तक का चैनल लगा लिया, अगर हिंदुस्तान से ज्यादा प्रेम है। ऐसा है दीपक में 80% डायस्पोरा को तो कोई मतलब भी नहीं है इंडिया में क्या हो रहा है। बस तो जो गोदी मीडिया दिखा रहा है, आप भी वही लोग देख रहे हो। गोदी मीडिया यहाँ से जो ये इनका सिंपल सिस्टम है, ये वहां से आते हैं, पूरा मसाला तैयार होता है, वहां पे इंडिया में अंधभक्तों को बेवकूफ बनाने के लिए ये 2-2 टैंगो चल रहा है। जुगलबंदी है गोदी मीडिया और एनआरआई डायस्पोरा की, जो कि कभी भी इंडिया नहीं। मैंने तो बहुत बारी बोला है ना, बोरिया बिस्तर बंद करो और वहां चले जाओ, अच्छे दिन आते हैं। तो मैं तो बहुत बारी बोला, मैं टिकट देने को तैयार हूँ। एक बारी भी किसी का मैसेज नहीं आया हमारी टिकट देते हम बोरिया बिस्तर करके अच्छे दिन करने जा रहे हैं। चलिए थोड़ा सा चेंज करते हैं, अभी भाव के स्टेट में चलते हैं, महाराष्ट्र में। भाव थोड़ा महाराष्ट्र तो समझाओ हमारे को, तो बिल्कुल ही महाराष्ट्र में क्या हो रहा है ये। आप कभी किसी को सीएम बना देते हो, कभी किसी को बना देते हो। मेरे को एक दिन लगता है कि भाव खुद ही सीएम बन जाएंगे, थक हार के बोलेंगे कि भैया मैं ही सीएम बन रहा हूँ, तुम लोग सब हट जाओ अब पीछे, अब तुम लोगों की बस की बात नहीं है। मैं सीएम इसलिए नहीं बन सकता, मैं सीएम इसलिए नहीं बन सकता
चाहते हुए भी या मन में आशा भी हो तो, क्योंकि मेरे पास अभी सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी का कोई केस नहीं बना है। तो आप लोग के पास बनेगा नहीं, आपके पास तो पूरी की पूरी नहीं खालिश तो कमाइयां मैं हैं, तो आप बनूंगा क्या कर नहीं, लोगे? मैं बनूंगा नहीं तो मैं डरूंगा नहीं, मैं या डरूंगा नहीं तो मैं 105 सीटों वाली पार्टी के साथ जाऊंगा नहीं। महाराष्ट्र ओहो में 105 सीटें हैं, 288 के हाउस में बीजेपी की सबसे बड़ी पार्टी। दुर्भाग्य है कि वो सबसे बड़ी पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती क्योंकि उनको उम्मीदवार कम पड़ते हैं। जब कोई साथ देने को तैयार नहीं महाराष्ट्र में, तो वो पार्टियां तोड़ते हैं। पार्टियां तोड़ने के लिए उन्हें ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का सहारा लेना पड़ता है। हम्म, चाहे उन्होंने पहले शिवसेना तोड़ी, ये सोच के कि वहां पे हिंदुत्ववादी एक ही पार्टी रहेगी, बीजेपी, शिवसेना खत्म हो जाएगी। वो दांव उल्टा पड़ गया। जो कचरा था वो इनके साथ आ गया, जो ओरिजिनल शिवसेना थी उद्धव के साथ रह गई, उसने और ज्यादा गेन किया। फिर उनको ये बड़ा सरकार होते हुए भी बड़ी छटपटाहट हुई। फिर उन्होंने देखा कि पूरे देश में शरद पवार घूम घूम के लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, तो शरद पवार को घर में घेरने के लिए उन्होंने शरद पवार की पार्टी तोड़ी। वहां पे भी कचरा साफ हो गया, अच्छे लोग रह गए। आज महाराष्ट्र में सबसे करप्ट यदि कोई लोग है तो वो सरकार में है, बीजेपी के साथ है। जो करप्ट शरद पवार के पार्टी में थे वो बीजेपी के साथ चले गए, जो करप्ट शिवसेना के पास थे वो बीजेपी के पास चले गए। बीजेपी के अपने करप्ट तो कुनबा है ही, तो तो कुल इनको तो मिला के बीसीपी नाम रख देना चाहिए अपनी पार्टी का, बीसीपी, बीजेपी तो की जगह तो बीसीपी। तो अच्छा, बेशरम इतने हैं, मतलब इतना झूठ, और मतलब क्या बता, कई बार हमको सुनने में शर्म आती है, उनको बोलने में नहीं आती। बोलते हैं 3 दिन पहले बोला कि राष्ट्रवादी शरद पवार की पार्टी करप्ट पार्टी है, इट्स नेशनल करप्ट पार्टी, एनसीपी, 70,000 करोड़ इरिगेशन स्कैम, सबने कोऑपरेटिव बैंक स्कैम। और बराबर 3 दिन बाद उसी स्कैम के जो विलन थे वो आपके साथ उप मुख्यमंत्री बने, अजित पवार, सुनील तटकरी बेटी मंत्री बनती है। तो फिर आप करप्शन के खिलाफ लड़ते कहां हैं? आप तो करप्ट लोगों को अपने साथ लेकर उनसे ट्यूशन ले रहे हैं कि करप्शन कैसा किया जाता है, कैसे होता है। करेक्ट। ये एक्सपीरियंस्ड अपने यहाँ फैकल्टीज ला रहे हैं अपने यूनिवर्सिटी में कि आप हमको बताइए हम कैसे करप्शन कैसा करें। देश को बेच रहे हैं, संविधान नाम की कोई चीज नहीं है। धन्य हो सर्वोच्च न्यायालय का, हम बार बार सैल्यूट करते सर्वोच्च न्यायालय को। उन्होंने न्यायपालिका ने कम से कम चंद्रचूड़ साहब ने ये बता दिया है कि न्यायपालिका जिंदा है और हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन इतना बेहतरीन है, वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। और वो कॉन्स्टिट्यूशन में एक दूसरे पे चेक रखने का प्रावधान है। और चंद्रचूड़ साहब हाथ में एक बड़ा सा डंडा लेके बैठे हैं, जो भी फ्रेम के बाहर जाता है उसको एक सटका पड़ता है कि चल फ्रेम के अंदर आ जा। ये जो सटका था मणिपुर का वो वही था जिसके वजह से पोपट जैसे बोलने लगे हमारे प्रधानमंत्री, घड़ियाली आंसू बहाने लगे। वो तो कई जगह, चाहे कोविड का ऑक्सीजन सप्लाई हो, चाहे तोड़फोड़ हो, चाहे एजेंसियों का प्रकोप हो, ब्लैकमेलिंग ऑफ द एजेंसीज हो, सर्वोच्च न्यायालय ये अभी तक तो कम से कम चंद्रचूड़ साहब आने के बाद तो कम से कम औकात में रखे हुए हैं। तो वो एक हमको अच्छा लगता है। महाराष्ट्र में इतनी गंद हो चुकी है, यदि महाराष्ट्र में आज चुनाव होते हैं तो जो महाविकास आघाड़ी है, बची हुई शिवसेना, बची हुई शरद पवार की पार्टी और कांग्रेस, ये 288 में क्लीन स्वीप करेगी। ये जो सब गंद इकट्ठा करके जो बड़ा डस्टबिन बना है हमारे यहाँ सरकार, जिसको हम डस्टबिन कहते हैं, वो सरकार में जो लोग हैं वो 288 में से 88 सीट भी नहीं मिलेगी, ऐसा माहौल है। लोकसभा में 48 सीटें हैं, उसमें से 6 सीटें मिलना मुश्किल है इनको। वो तो आप ये बौखला गए, सिंगल डिजिट, ये बौखला गए हैं, पागल हो गए हैं और पगलेपन में रोज नई गलतियां कर रहे हैं। इनको लगता है कि हम पता नहीं क्या कर रहे हैं। अभी जो बोला है दीपक भाई ने, बहुत सही शब्द यूज किया है। आप लोग वहां पे काम कर रहे हैं और मलाई ये उठा के ले जाते हैं। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी विद्यार्थियों से बात करते दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वहां जाके बोलते, आपने देखा आपके प्रधानमंत्री का सम्मान कैसा होता है विदेश में। वो फिर जाते हैं रैली में, जाते हैं किसी स्टेट के, वहां बोलते हैं, या जब अपोजिशन की मीटिंग होती है बेंगलोर में
तब ये कहते हैं कि फ्रांस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके में आज हमारे देश का वजूद है। उससे मैं पहले जाता हूं तो क्या स्वागत होता है? मुझे समझ नहीं आया। अरे खुद खर्चा करके स्वागत करवाता है, खुद हार अपने गले में पहनवाता है। यानी मैं कल किसी रेस्टोरेंट में जाऊं और 50 लोग हायर करूं कि मैं जाने के पहले 25 जाग के वहां हंगामा करेंगे, वानखड़ी जी आ रहे, वानखड़ी जी आ रहे, साइड को हो जाओ, वानखड़ी जी आ रहे, वानखड़ी जी आ रहे। फिर मैं जाऊं तो 50 लोग घेर के, अरे भाई साहब रास्ता खाली करो, वानखड़ी जी आ रहे। इसका वीडियो बना के मैं बताऊं आपको कि साहब देखो भारत में मेरी क्या स्थिति है। लोग ऐसे टूट पड़ते हैं और शाम को मैं सबको पेमेंट कर रहा हूँ 200 लोगों को, ले भाई तेरे 2000 रुपए, तेरे 2000 रुपए, 1 लाख रुपए मैंने आज दिए, किस लिए? कि वानखड़े का वीडियो बनाना है। ये एक्टर्स है। ये फिल्मों में जो शूटिंग होती है और एक्स्ट्रा लाए जाते हैं, वैसे एक्स्ट्रा बुला के ये अपनी रैली करवाते हैं, ये अपने इवेंट करवाते हैं। ये इवेंट मैनेजर है, ये इनको बोलना भी नहीं आता, बोलते हैं तो झूठ बोलते हैं, असंगत बोलते हैं। जब इनकी भाषण को आप सुनो तो आपको एक बार फिर से इतिहास टटोलना पड़ता है, ज्योग्राफी देखना पड़ता है मैप में। किस राज्य को किस राज्य के पास बता देंगे कोई पता नहीं है, किस साइंटिस्ट को किसका बता देंगे कुछ पता नहीं है। नाले पे उल्टी मटकी रख के ये गैस पैदा करके गैस जलाते हैं। ये बादलों से रडार में विमान को छुपाते हैं। ये हवा में से पानी निकालने की बात करते हैं। मेरे प्रधानमंत्री सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं है, वो एक बेहतरीन साइंटिस्ट है, एक बेहतरीन आर्मी स्ट्रेटेजिस्ट है, वो बेहतरीन एविएटर है, वो बेहतरीन क्या कहते हैं व्यापारी है, एस्ट्रोनॉट भी है। वो क्या नहीं है, वो सब कुछ है। हाँ, डॉक्टर है। वो खाने पीने की ऊंचाई तो बनाते ही थे, बाकी चीजों पे भी उसका महारत है। मेरे प्रधानमंत्री सब कुछ है, बस मेरे प्रधानमंत्री गवर्नेंस ही नहीं जानते। एक ने कहा कि मेरा एक कोई कह दे कि भाई अशोक वानखड़े बहुत बेहतरीन इंसान है, अपने इनकम में से आधा गरीबों को बांटते हैं। अशोक वानखड़े ये है, अशोक वानखड़े वो है, अशोक वानखड़े ये है, बस एक कमी है, झूठ बहुत बोलते हैं। तो इसका मतलब अशोक वानखड़े ने जो भी किया है वो सब झूठा था। तो मेरे प्रधानमंत्री के साथ भी ऐसा ही है। मेरे प्रधानमंत्री शायद ही कोई विधा हो इस देश में, और जो विधा नहीं है एंटायर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, उसमें भी वो आगे है। तो सभी विधाओं में मेरे प्रधानमंत्री आगे हैं। बस एक बात है, वो झूठ बोलते हैं। दीपक भाई, आपसे एक सवाल था। दीपक भाई, ये जितनी भी ऑपोजिशन पार्टीज आज की तारीख में यूनाइट हो रही हैं, आपको लगता है कि इनके जितने भी सपोर्टर्स हैं, वेदर दे आर ऑन सोशल मीडिया और वेदर दे आर ऑन ग्राउंड, they also need to be united. Unless and until they get united, how do we expect कि Rahul Gandhi, Nitish Kumar, Uddhav Thackeray and all these people will get united? Because supporters को भी तो unite होना पड़ेगा ना, सोशल मीडिया पे भी unite होना पड़ेगा सब लोगों को। देखिए अभी भाई क्या है ना, हर पार्टी का एक अपना इकोसिस्टम होता है। जैसे बीजेपी का इकोसिस्टम है बहुत स्ट्रांग है, उनका ट्रोल, उनके भक्त, उनके इन्फ्लुएंसर्स, फिर उसके पीछे पैसा का भी पुश है, फिर एक मोदी जी का माइंडसेट भी वैसा ही है। मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा अर्ली है, अभी तो 2 मीटिंग हुई हैं बड़ी, मतलब धीरे धीरे, और बॉम्बे की मीटिंग हो जाए, कुछ कमेटी मीटिंग बन जाए, तो मुझे लगता है कि इंडिया के साथ जो आज की तारीख में लोग हैं, जो भी हैं, सवाल राहुल गांधी या नीतीश कुमार या शरद पवार, उद्धव ठाकरे का नहीं है। सवाल है कि लोग देख रहे हैं, जैसे आप 12,000 किलोमीटर से देख रहे हैं, हम लोग यहाँ 12 किलोमीटर से देख रहे हैं चीजों को। और जब आदमी इस सिस्टम के अंदर जाता है तब उसे पता लगता है कि अब व्हाट्स गोइंग टू हैपन। आज की तारीख में मैं बताऊं, हम लोगों की भी बीजेपी के लीडर से मुलाकात होती है, टाइगर की भी मुलाकात होती है। सो सफोकेटेड, कैबिनेट में कोई बोल नहीं सकता, कैबिनेट मीटिंग का ये हाल है। पार्लियामेंट में वही बोलेगा जिसको अमित शाह चाहेंगे। आप पार्लियामेंट्रियन हैं, आप एमपी और आप बोल नहीं पा रहे, आप बाहर कोई बयान नहीं दे सकते, आपको सिर्फ जय जय कर रही। तो उन्होंने एक इकोसिस्टम क्रिएट किया है जिसमें आप कह सकते हैं बहुत से लोग, एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी वो पेरोल पर है। जो अपोजिशन की बात है, अपोजिशन एक नेचुरल अलायंस है। अभी सब लोग वॉलंटियर कर रहे हैं, अपने मन से आ रहे हैं। यानी जो भी लोग, अगर आप देखते हैं, जैसे हमने अगर कोई बात की, हम कोई अपोजिशन के साथ नहीं है, बेसिकली हम ये बताना चाहते हैं कि देश किधर जा रहा है और
आज देश में ये सरकार अगर रही तो क्या नुकसान करेगी। आई थिंक दैट धीरे धीरे जब माहौल बनता है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये कोई ऑर्गेनाइज नहीं है कि साहब सारे इन्फ्लुएंसर सेफ हो जाएं। धीरे धीरे मुझे लगता है कि एक माहौल बनेगा, एक पल्स क्रिएट होगी। मगर मैंने ये चीज नोट करी है दीपक भाई, मैंने ये चीज नोट करी है पिछले 8-10 दिन में, स्पेशली ऑन सोशल मीडिया में नोट कर रहा हूँ कि नहीं, मैं आपको वही बताने कांग्रेस में कम लगाने लग गए हैं, कांग्रेस वाले आम आदमी पार्टी में कम नहीं, मैं कह रहा हूँ एक पल्स धीरे धीरे क्रिएट होती है। और देखिए हमारी ह्यूमन माइंड की सबसे अच्छी चीज क्या है कि जो अच्छी चीजें हैं, गुलाब सबको अच्छा लगता है और जो चंदन है उसकी महक सबको अच्छी लगती है, अमिताभ बच्चन सबको अच्छा लगता है, दिलीप कुमार की एक्टिंग सबको अच्छी, यही पल्स है। क्या अच्छा है क्या बुरा है इसका इल्म है समाज को, एंड दैट क्रिएट्स द मेजॉरिटी व्यू, एंड दैट्स व्हाई पीपल हु रियली विन द इलेक्शन। और इस चीज को हमें स्वीकार करना होगा, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट कि 2013 में जो मनमोहन सिंह की सरकार थी उसमें जो कुछ हो रहा था नहीं सही हो रहा था। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट। ऐसा नहीं है कि मनमोहन सिंह सरकार बहुत अच्छा कर रही थी और मोदी ने कोई साजिश कर दी। आप ये ज्यादा से ज्यादा ये कह सकते हैं कि मोदी ने केजरीवाल के मूवमेंट को हाईजैक किया, करेक्ट, अन्ना को किनारे किया, केजरीवाल को किनारे किया और अडवाणी जी की गर्दन पकड़ ली, बाकी सबको किनारे किया, अरुण जेटली को अपने साथ मिलाया और अडानी अंबानी अपने साथ खड़े कर लिए। तो फाइनेंस अपने साथ ले लिया, कुछ मीडिया अपने साथ ले ली, बीजेपी को क्रश कर दिया जो पार्लियामेंट्री लीडरशिप थी, और एक रास्ता बनाया। बट माहौल सरकार मनमोहन सरकार के खिलाफ था, तो एक पल्स जनरेट हुई। जैसे कोई गाना हिट होता है, एक पल्स जनरेट होती। आज की तारीख में हिंदुस्तान में एक पल्स जनरेट हो रही है धीरे धीरे। आज की तारीख में हिंदुस्तान समझ रहा है। मैं आपको कल की मैं मिसाल देता हूं। कल टाइगर, जब हमने प्रोग्राम खत्म किया आपके साथ, टाइगर, हाँ, कल जब हमारा प्रोग्राम खत्म हुआ, गोदी मीडिया के एक बड़े एडिटर का मेरे पास मिस कॉल आई। मुझे लगा कि इस आदमी को फोन मिलाना चाहिए कि नहीं मिलाना चाहिए। गोदी मीडिया का बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा नाम है उसका, बहुत बड़ा आप कह सकते हैं मीडिया ग्रुप उसके हाथ में है। तो मुझे लगा इसको मुझे कॉल बैक करना चाहिए। मैंने उसको कॉल बैक किया। मैंने कहा ज्यादा से ज्यादा गाली बकेगा, कुछ कहेगा कि यार तुम किस तरह के वीडियो कर रहे हो। आप यकीन मानिए अभी साहब, लाइव कह रहा हूं, उस शख्स ने मुझसे कहा कि आपका मैंने मणिपुर में प्रोग्राम देखा और दीपक भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, टाइगर बहुत अच्छा काम कर रहा है। हम लोगों पे इतनी ज्यादा पाबंदी है कि हम मणिपुर का सच भी नहीं दिखा पाए। सिर्फ पिछले 2 महीने से ये जो सरकार है, जितने भी अखबार हैं, जितने भी चैनल हैं, उनको ब्लैंकेट बैन था कि मणिपुर मत दिखाओ। आपने जो पॉइंट्स बताए, आई रियली फील कि हाँ कोई तो आदमी पत्रकारिता कर रहा है। ये गोदी मीडिया के एक बड़े पत्रकार का फोन पे मुझसे बातचीत हुई। आई थिंक कई साल बाद उन्होंने फोन किया मुझे। और तो ये मैं कह रहा हूं कि ये एक पल्स जनरेट हो रही है, जो 2013 में पल्स जनरेट हो रही थी मनमोहन सिंह के खिलाफ, वही पल्स जनरेट अब हो रही है मोदी के खिलाफ। और इसीलिए ह्यूमन माइंड की जो मेजॉरिटी एक जैसा सोचती है, बुरा को बुरा, अच्छे को अच्छा। तो ये सरकार में इतनी ज्यादा बुराई आ गई है कि अगर ये जीतेगी तो समझ लीजिए चमत्कार है। इफ मोदी कम्स टू पावर 3rd टाइम, फिर मिराकल है। फिर उसके लिए जो है अभी भाई टाइगर की मदद लेनी पड़ेगी कि गड़बड़ कहां हो गया। नहीं, फिर तो अपन भी मान लेंगे, फिर तो अपन भी मान लेंगे। नहीं, मैं एक थोड़ा सा ये कहता हूं कि जो मनमोहन सिंह को बदनाम भी किया गया है। देखिए, विपक्ष का काम होता है सरकार को घेरना। मनमोहन सिंह के समय 10 साल मीडिया टोटल फ्री था। मनमोहन सिंह को कटघरे में खड़ा करने का अधिकार था। कभी सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी नहीं आ रही थी। मोदी जी ने इस बात को अच्छी तरह से ध्यान देके देख लिया, स्टडी किया। उन्होंने मीडिया के जो सरकार के खिलाफ, जो खासकर सीएजी का जो रिपोर्ट आती थी, उस रिपोर्ट को बेस बनाकर मीडिया लगातार सरकार के खिलाफ सवाल पूछता गया, सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। दूसरी ओर कुछ विदेशी ताकतें भी थी उसमें, क्योंकि मैं तो मानता हूं कि अन्ना का आंदोलन जो खड़ा हुआ, वो जो स्प्रिंग रिवॉल्यूशन चल रहा था मिडिल ईस्ट में, उसी का एक्सटेंशन था। उस पे बीजेपी ने भी भरपूर समर्थन दिया अन्ना को, और अन्ना को जैसा मलाई करते वैसे अन्ना के सारे काम की मलाई ये लोग खा गए।
और फिर सरकार के खिलाफ एक माहौल बना और एक नया विकास का मॉडल सामने आया। लोगों ने मनमोहन सिंह की सरकार के बजाय मोदी जी को इसलिए लाया क्योंकि उन्हें एक नया विकास पुरुष सामने दिख रहा था। वो विकास का मॉडल भी मीडिया ने बेचा, वो बेचा गया। फिर किसको नहीं चाहेगा कि हमकी तरक्की हो, अपनी तरक्की होगी, देश खुशहाल होगा, जैसा गुजरात है वैसा होगा। और गुजरात का एक फेक मॉडल देश के सामने रखा गया। कोई बोलने को तैयार नहीं था। अपने साथ तो गुजरात के इतने फेमस नहीं, हमने तब भी हम बार बार कहते थे, तब भी हम कहते थे कि गुजरात का मॉडल फेक है। सुनने का कोई आदमी नहीं था। अन्ना हजारे का आंदोलन का उपयोग किया जा रहा है, ये सुनने को कोई तैयार नहीं था। और उस यूफोरिया में जैसे ही मोदी जी आए, उन्होंने एक बात जरूर ध्यान रख दी कि ये जो पूरा मूवमेंट हुआ, ये मूवमेंट जिन पहियों पे हुआ वो मीडिया था। उन्होंने सबसे पहले वो पहिए पंक्चर किए ताकि उनके कार्यकाल में ये पहिए चले नहीं। करेक्ट। सारे अखबार के मालिक किसी ना किसी भ्रष्ट काम में लिप्त थे। सबके उन्होंने चिट्ठे खोले, प्यार से सबको मैसेज दिया और फिर जिंदाबाद के नारे लगाने लगे लोग। अब क्या हुआ, दुर्भाग्य ये है कि मोदी जी ने ऐसा रास्ता दिखा दिया कि जो भी केंद्र में सरकार आएगी अब इस पहिए को ठीक होने नहीं देगी। ये हमेशा इनको समझ में आ गया कि रगड़ा जाता है। जो मीडिया इमरजेंसी में इंदिरा गांधी जैसे ताकतवर लोगों के खिलाफ भी खड़ा हो गया था, वो मीडिया आज व्यक्तिगत रूप से फोन करके सराहना करता है लेकिन अपने चैनल पे दिखा नहीं सकता। ये मजबूरी क्यों? क्योंकि ये मीडिया की जो मालिक है वो हर मालिक कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त है और उसे जेल में फाइल खुली है, फाइल खुली है। ये जो एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है, ये एजेंसी का दुरुपयोग हर आदमी करेगा। अब इस देश में नैतिक, जिसके पास नैतिकता होगी वही सवाल पूछेगा, जो साफ होगा वही सवाल पूछेगा। मेरा एक सवाल आपसे, अगर ये सरकार पलट जाती है तो इन लोगों का क्या होगा फिर? जैसे ये सुधीर, अमीश और जितने भी जो पत्रकार हैं, इनका क्या होगा? ये राहुल गांधी जिंदाबाद बोलने लगेंगे, जो प्रधानमंत्री उनका जिंदाबाद बोलने लगेंगे, बस वही होगा। ये तो मैं वो पामेरियन है, ये तो वो पामेरियन है जो इनको बिस्कुट डालेगा। हाँ, जो उसको बिस्कुट डालेगा टाइगर, उसके सामने पूछ लाएंगे। आपकी मैं बात ऐड करना चाह रहा हूँ। मैंने सुधीर चौधरी का जो हमारा परसेप्शन था, क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट कवर करते थे, सुधीर चौधरी का 2014 से पहले परसेप्शन ये था कि हरियाणा की एक बड़ी कांग्रेस फैमिली, एक बड़ी कांग्रेस लीडर, उनके एकदम खास आदमी। तो हम लोगों का परसेप्शन था कि तो कांग्रेस का आदमी, हुड्डा जी कांग्रेस के आदमी की तरह ट्रीट किया जाता था। ये उन्हीं के साथ घूमता था, इसको पता ही नहीं था कि बीजेपी क्या चीज है। तो जो आदमी कांग्रेस के साथ आइडेंटिफाई था कि भाई यार ये तो हरियाणा का किंग आ गया, ये तो हरियाणा का आदमी है, हर जगह पब्लिकली मूव करते थे। आज आप देखिए, तो ये सही कह रहे हैं टाइगर कि फिर इनको बिस्कुट डाला जाएगा और फिर ये एकदम से अचानक, मैं आपको बताऊं, सलमान खुर्शीद पर जब मैंने स्टिंग ऑपरेशन किया, कांग्रेस की सरकार थी, वो कानून मंत्री थे, मुझ पर कम से कम 8 या 10 मुकदमे दर्ज हुए मेरे ऊपर, सलमान खुर्शीद की जब वाइफ ने घोटाला किया था। और उस वक्त सारे चैनल मेरे साथ खुले, राजदीप सरदेसाई ने इंटरव्यू किया, आशुतोष ने किया, एबीपी में किया। एक चैनल था जो सलमान खुर्शीद का पक्ष लिया, देयर वाज ओनली वन चैनल जिसने सलमान खुर्शीद की वाइफ को बुला के इंटरव्यू किया और उससे कहा कि आपके खिलाफ साजिश कर रही ये दीपक शर्मा फलाना, ये लोग। जानते कौन चैनल था, कौन एडिटर था? अर्नब गोस्वामी। Really? तो मैं रिकॉर्ड पे बोल रहा हूँ। तो ये लोग जो है बिना स्पाइन के लोग हैं, इन्होंने 500 हजार करोड़ की संपत्तियां खड़ी करनी है। ये बिजनेसमैन है, लाला बन गए, जैसे रामदेव जो है वो लाला बन गया है, ये लाला है। इनको आप ये एकदम से पलट जाएंगे। ये मछली है, कोई सरोकार नहीं, इनका बैकबोन से कोई मतलब नहीं है, पत्रकारिता के सरोकार से कोई मतलब नहीं है। मगर अगर ऐसा है दीपक भाई, अर्नब गोस्वामी के कई वीडियोज ऐसे होंगे जो योगी आदित्यनाथ को मजाक उड़ा रहे हैं। देखिए, मैं यूं कहूंगा, जो भी गाना बजेगा
उमराव उसमें जान डांस उसी पे करेंगे। नाचेगी, उसी पे उमराव जान नाचे, मुजरा होगा। ये मुजरे वाले लोग हैं, छोड़िए। अभी भाई जायका मत खराब करिए, टाइगर बैठे हुए हैं, है ना, टाइगर शेर मयूर के भाई सामने आपने अरे मयूर भाई कुछ कहीं बोलना नहीं। चाहते हैं। अरे मुझे बकरियों की बात टाइगर कर दी बनाने आपने। वाले ये मुझे टाइगर मैं बनाने वाले ये लोग हैं भाई। मैं मैं आप क्या सब कह मैं कैसा मेरे अंदर से निकालने वाले ये लोग हैं। नहीं तो अशोक वानखेड़े तो इसके पहले भी अशोक वानखेड़े ही था, उसे टाइगर दीपक ने बनाया। मयूर भाई है, मयूर भाई के शो नहीं, में आप बैठता हूँ, टाइगर वो थे। मत बनाते हैं। भाऊ है, भाऊ गुजरात इंडिया के भाई हैं, इंडिया के भाई हैं आप आप जब ये कह रहे थे ना, अभी कुछ समय पहले वो चर्चा हो रही थी कि मीडिया का रोल जो अशोक भाई ने बताया बहुत सही बताया। और उस समय गुजरात से मैं काम करता था, और मैं और कुछ मेरे जैसे कुछ लोग थे जो उस समय भी जो है वही रिपोर्टिंग करते थे जो कि सही होता था और तथ्यों के साथ करते थे। तो उस समय मुझे पता है, मैं कुछ समय शुरुआत के दौर में भास्कर में था, मैं तभी जूनियर रिपोर्टर था। उसके बाद मैं चैनलों में काम करने लगा। मुझे याद है कि मैं अब नाम लेके बोलता हूँ, मुझे उसमें कोई आपत्ति भी नहीं है। मैं इंडिया टीवी में था, 2004 में जुड़ा था मैं, और फिर मेरे ख्याल से 1-1.5 साल रहा। तो शुरुआत में जब मैं जुड़ा था तो मैं स्टेट करस्पॉन्डेंट था। मेरे साथ मेरे जो सीनियर थे यहाँ पे, वो निर्णय कपूर थे, जो आज भी हैं। और शुरुआत जब काम करना शुरू किया तो हम लोग बहुत अच्छी रिपोर्टिंग चैनल हुआ करते थे, और कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं था, ना कोई वो था कि ये करो वो करो। पर धीरे धीरे क्या हुआ कि तनख्वाह हमारी जो है वो फिर 1.5 महीना लेट होना शुरू हो गई। और फिर हमने एक बार देखा कि हेमंत शर्मा जी उस समय हमारे इनपुट हेड हुआ करते थे। तो इनपुट से मुझे फोन आया किसी का कि रजत जी आ रहे हैं अहमदाबाद, लेकिन आपको आएंगे। उस समय भारत श्रीलंका का टेस्ट मैच था मोटेरा स्टेडियम में, और कवर करने के लिए मुझे भेजा गया था। तो बोले आप अपना कैमरा उस तरफ मत घुमाइएगा, पेविलियन पे बैठे मिलेंगे, लेकिन आपको उनसे मिलना नहीं है, इसलिए पहले आपको बता रहे हैं। ठीक है। तो नजर तो जाती, तो मैंने ऐसे देखा तो शरद पवार बैठे हुए थे, रजत शर्मा साहब बैठे थे, और अदानी साहब बैठे हुए थे, गौतम अदानी। ये 3 लोग बैठे हुए थे एक साथ अदानी पेविलियन में। तो मुझे बड़ा आश्चर्य, शरद पवार उस समय तो हमारे वो थे, बीसीसीआई के भी थे वो। हाँ, तो वो तो थे ही थे, और पेविलियन अदानी का था, तो अदानी तो आके बैठे गए, लेकिन रजत जी वहां क्या कर रहे थे मैं समझ नहीं पा रहा था। तो फिर मैंने देखा तो कुछ 1-1.5 घंटा तक शायद वो बैठे थे वहां पे, फिर वो वहां से निकल गए। फिर शाम को हमको पता चला कहीं से कि वो विच अदानी, मतलब अदानी साहब के साथ ही कहीं उन्होंने जो है पवार और इस सब ने मिलकर कहीं शायद खाना बना खाया हुआ है। और उसके बाद हम चले गए, हम तो हमारा काम हो गया, और रजत जी वापस चले गए। फिर कुछ दिनों के बाद हमको ये बताया गया, कुछ दिन मतलब हो सकता है 10-12 दिन, क्योंकि उस समय स्थानीय इकाई के चुनाव, जिला पंचायतें, तालुका पंचायतें, कॉर्पोरेशंस 8 के 8 सबसे बड़ा, तो सबका बड़ा एक चुनाव होने वाला था। और पाटीदार जो ग्रुप था पूरा, गोवर्धन झड़फिया ने रिबेल कर दिया था, उसने मंच पर से मंत्री पद लेने से मना कर दिया था। और सब जो है वो जितने पाटीदार थे, बाबू घाट जो मिनिस्टर थे उस समय मोदी कैबिनेट में, वो भी गोवर्धन झड़फिया जिसने मंत्री पद लिया नहीं और पब्लिकली इंसल्ट किया नरेंद्र मोदी साहब को, और फिर बेशर भादानी, बहुत सारे नाम हैं, वो सब उस समय के बड़े स्टॉलवर्ट हुआ करते थे अपने अपने इलाके में, और वो विधायक हुआ करते थे बीजेपी के। इन लोगों ने जो है इस तरह से, मतलब इस तरह से इन्होंने वो एक इन सबको दरकिनार करना शुरू कर दिया था, तो वो बड़े गुस्से में थे। तो वो जो चुनाव था वो बड़ा महत्वपूर्ण था, और नरेंद्र मोदी साहब ने डिसाइड किया था कि मैं अपने दम पर ही चुनाव जीत के दिखाऊंगा, और इन सब नेताओं को मैं बर्फ में लगा देंगे, बर्फ में लगा देंगे। तो हमको, अब देखिए, हम तो नेशनल चैनल थे, हमको ये कहा गया, और एक शब्द मैं उसमें कोई उधर उधर नहीं कर रहा हूँ, एज इट इज कह रहा हूँ कि भाई आप जो है ना, कल से आप अब नरेंद्र भाई जो कुछ भी करते हैं, चाहे वो पब्लिक मतलब कि गवर्नमेंट कार्यक्रम हो, कोई सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम हो, या फिर पार्टी के द्वारा आयोजित कार्यक्रम हो, या फिर वो कोई निजी फंक्शन क्यों ना हो, लेकिन जब तक ये चुनाव संपन्न नहीं होते हैं, आपको उनके साथ ही रहना है, और पल पल की हर चीज की रिपोर्ट आपको करनी है। मेरा ये हाल हो चुका था कि जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के उनके बड़े बड़े करीबी थे, जगदीश ठक्कर साहब जब नहीं रहे, तो
कई बार ये होता था कि वो फोन लगा देते कि तुम हो ना मयूर साहब के साथ। मैंने कहा हाँ सर मैं तो नौकरी कर रहा हूँ, क्या करूँ? तो बोले वो टेप जो उसमें डीवी टेप हुआ करती थी, छोटी। हाँ, तो बोले यार फिर वो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से वो आप कोई तुमसे फोन करेगा तो वो टेप दे देना, हम लोग तुमसे ट्रांसफर ले लेंगे। मतलब कि मैंने कुछ समय तक जो है वो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की, मतलब आप सूचना इंडिया टीवी सूचना विभाग चला रहा था मोदी जी का। और उस दौरान मैंने इनको बहुत करीब से देखा, मतलब क्योंकि हर चीज में कोई हो कि ना हो, मैं तो रहता ही था, मैं और मेरा कैमरामैन। तो उस समय मैंने बहुत करीब से उनको देखा और समझने की कोशिश की, और फिर मुझे समझ में आया कि ये जो दृश्य दिख रहा है बाहर वो कुछ अलग है, और ये जो है अपने आप अंदर से वो कुछ बहुत ही अलग है। हाँ, उसके बाद फिर मैं इतना थका, इतना परेशान हुआ, मतलब मैं अंदर मतलब बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया। मैंने जीवन में पहली बार और आखिरी बार जर्नलिज्म छोड़ दी थी ये इंडिया टीवी के बाद, और मैंने सोचा कि अगर मुझे पब्लिक रिलेशन ही करना है तो फिर मैं बाकायदा साला वही करूं। पीआर कंपनी खोलो ना। तो मैं फिर जो है थक खा हार के, मैंने वो जो इस्तीफा लिखा था उसमें भी ये सब लिखा हुआ था। मैंने कहा इससे अच्छा है कि मैं फिर वही काम जो है लीगली करूं। ये जर्नलिज्म का चोला पहन के मैं ये जो कर रहा हूँ ये मुझसे हो नहीं पा रहा है, मैं रात को सो नहीं पा रहा। तो मैं वो छोड़ के फिर अदानी में मैं चला गया था, अदानी पोर्ट पे कॉपको मैनेजर के तौर पे। तो मैंने कहा चलो ये कॉर्पोरेट का पैसा मिलेगा तो वही काम का मिलेगा जो काम दिख रहा है, जो कर रहा हूँ। खैर उसके बाद वो भी मैंने तो छोड़ दिया, वो मुझसे हुआ नहीं। पर मेरे कहने का तात्पर्य है कि उसके मतलब ये जो दौर था वहां पे मुझे इनका जो असलियत है वो बहुत ठीक से बहुत समझ पाया मैं। और उसके बाद मैं फिर वापस आ गया कुछ समय में फील्ड में, और फिर जो खबरें तब से मैं लगातार दिखाता रहा हूँ वो वही है कि जो तथ्य है, जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, वही मॉडल है और कुछ नहीं है। इन्होंने कुछ 2010 में ये घोषणा कर दी कि सरकार जो है वो रोजगार मेले करेगी 4 बड़े शहरों में, लोगों को 65,000 युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। मैंने कहा यार सरकारी नौकरी है या प्राइवेट है, इसकी कोई स्पष्टता नहीं थी। तो मैंने पूछा सरकार में, तो बोले नहीं बस आपको क्या मतलब है, रोजगार दे रहे हैं आप कवर करिए। मैंने कहा चलिए अच्छी बात है। अच्छा, कवर करने में बड़ा प्रोटोकॉल हो गया था कि आप कैमरा के साथ आएंगे, आप यहीं रहेंगे, उस डी में रहेंगे, और उसके बाद आप वो विजुअल लेंगे, आप वो प्रधानमंत्री का भाषण सुनेंगे, और 3-4 युवाओं को तैयार किया गया था, वो आके कहेंगे कि बहुत बहुत धन्यवाद, हमको मुख्यमंत्री के हाथ से नौकरी वोकरी मिली, ये सब था पूरा। फिर आपका कवरेज खत्म हो गया, आप चले जाइए। फिर मैंने कहा ऐसे नहीं होता है ना, हमको बात करनी है, हमको वो जो जिसको नौकरी मिल रही है हम उनसे बात करना चाहते हैं। अब मेरे पास वो पड़ा हुआ है अभी भी फुटेज और रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है, कभी थोड़ा याद होता तो मैं आपको पहले भेज देता, आप चला सकते थे उसको। तो एक वो हो नहीं पा रहा था, तो हम कहीं एक जगह सफल हुए, हमने कैसे भी करके 4-5 लड़कों को घेर लिया जिनको वो अपॉइंटमेंट लेटर मिला था मुख्यमंत्री उस समय के हमारे मोदी जी के हाथों। और तो हमने उनको पूछा, मैंने कहा भैया बहुत बहुत बधाई हो आपको नौकरी मिली और वो भी मुख्यमंत्री के हाथों से, कैसा आपको महसूस हुआ? ऐसा बड़ा जनरल सा सवाल मैंने पूछ लिया शुरुआत में, तो ईजअप करना होता है उनको। तो एक लड़का बोले बड़ा अच्छा लगा सर, मुख्यमंत्री ने खुद जो है हमको ये प्रमाण पत्र दी। प्रमाण पत्र नहीं, अपॉइंटमेंट लेटर है ये। बोले वो तो दिखाने के लिए है सर, नौकरी तो मैं कब से कर रहा हूँ। नौकरी कब से कर रहे हो मतलब कहाँ कर रहे हो? तो उसने कहा मैं दिशमान फार्मास्यूटिकल्स करके एक बड़ी कंपनी है सर, मैं वहां लगा हूं। मैंने कहा कब से लगे हो? बोले सर मैं वहां 10 महीने से काम कर रहा हूं। मैंने कहा 10 महीने से काम कर रहे तो तुम आए क्यों यहाँ पे? बोले अपनी फोटो आ जाएगी ना इनके साथ। वो एक लड़का जो था वो कहीं किसी और कंपनी में 6 साल से काम कर रहा था, जहां तक मुझे ठीक से याद है। उसको भी बुला के प्रमाण पत्र दिया। और वो अच्छा, और जो अप्रेंटिस की जॉब एक लड़के को मिली थी सरकारी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में, वो अप्रेंटिसशिप उसको मिली थी उसके घर से कुछ 150 किलोमीटर दूर, और कितनी तनख्वाह थी उसकी? 1500 रुपए। तो अब ये सब हो रहा, तो मैं मेरे कहने का तात्पर्य है कि उस समय जब मैं चैनल में हुआ करता था, जो नेशनल चैनल हुआ करती थी, उनके डेस्क को बड़ी तकलीफ होती थी। बोले यार आप तो इस आदमी का बहुत निजी विरोध करो। मैंने कहा निजी विरोध नहीं कर रहा हूं, और मैंने कहा मैं जो दिखा रहा हूं तुम बैठ के वहां देख नहीं पा रहे हो, तुम पता नहीं कौन से, तो भक्ति तो उस समय शुरू हो चुकी थी, 2007-8 से मैं देख रहा था।
नहीं तो वो जो मयूर डेस्क भाई, पे पे जो लोग वो बैठे थे, आप इंडिया टीवी की बात कर रहे हैं। रजत शर्मा जी जो थे, बात भी मैंने मैं उसके बाद भी जो चैनल पे काम ये किया मैंने, बाकायदा बीजेपी की यूथ विंग के रहे हैं, यूनिवर्सिटी में वो बीजेपी के एबीवीपी साथ में थे, रहे, वो डीयू एबीवीपी में में, तो जीते थे। बीजेपी की मानसिकता है। हम भी उस समय जब प्रेस क्लब में इंडिया टीवी का कोई एम्प्लॉय आके बैठा था, और भाई साथ में सब पत्रकार बैठते तो एक दूसरे की दुख सुख शेयर करते हैं। उनमें वो कहते जी थे कि क्या करे, तनख्वाह नहीं हुई, फिर दूसरे दिन हाँ 3 दिन बाद मिलता था, बोलता था हो जाएगी तनख्वाह कल परसों। मतलब क्यों? बोले हाँ, रजत भाई अहमदाबाद चले गए हैं। हम तो हर महीने अच्छा पूछते हैं एचआर को कि अहमदाबाद कब जा रहे हैं रजत भाई? रजत भाई अहमदाबाद जा रहे हैं, इसका मतलब हमारी तनख्वाह हो जाएगी। तो ये तब भी ये सिस्टम था, लेकिन एक हाथ दो था। बाय एंड लार्ज ऐसा नहीं, सिस्टम नहीं था कि पूरा ब्लैंकेट बैन हो। ऐसा कोई किसी से इंस्ट्रक्शन नहीं आता था कि आप ये लाइन लेंगे, ये लाइन नहीं लेंगे। आप अशोक वानखड़े को शो पे बुलाएंगे, नहीं बुलाएंगे। आप मयूर लेकिन जानी जो को बुलाएंगे, नहीं बुलाएंगे। ये यहाँ तक डिक्टेशन कभी नहीं रहा, मुझे कभी लगता नहीं है रहा। कि जो सॉफ्ट ड्राइविंग जो शुरू हुई ना, वो तब से हुई जब वो तब लगातार इंडिया टुडे मैगजीन ने कुछ मेरे ख्याल से लगातार 3 या 4 साल कॉन्क्लेव में लगातार आते रहे। सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री बताना जो शुरू किया, वो जो हम्म, एडवर्टोरियल ड्राइविंग शुरू जो हुई, बेसिकली वो वहां से शुरू हुई, मुझे ये लगता है। वरना ऐसे कोई मापदंड थे ही नहीं जिस पर जो है हम लोग कहीं, मैं बड़ा ऑनेस्ट, मतलब मेरा राज्य है, मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं मरूंगा, तो मुझे उसके बारे में एक शब्द भी गलत बोलने का कभी मन नहीं होगा। लेकिन जो वास्तविकता है, अगर वो मैं नहीं कहूंगा तो फिर मेरे जीने का कोई मतलब नहीं। तो वो कभी था नहीं ऐसा कोई मापदंड पे हम कभी खरे उतरे नहीं। जो ज्योतिग्राम योजना को लेकर उन्होंने ढिंढेरा पीटा था, वो ज्योतिग्राम योजना में आज भी किसानों को जो उस समय का वादा था 2007-6 का, कि आपको 8 घंटा अनइंटरप्टेड बिजली दिन में मिलेगी ताकि आपको रात को अपने खेत में जाना ना पड़े, वो आज भी नहीं मिल रही। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वो आज भी नहीं मिल रही है। वो नहीं लोग अभी भी किसान जो है वो कह मयूर रहे हैं भाई, भाई मयूर तो भाई दो। आपको अभी मोदी जी को समझना चाहिए। मोदी जी जब भी बोलते हैं वो अपनी मन की बात बोलते हैं, वो काम करने के लिए नहीं बोलते। वो काम मैं की तो बात समझ रहा हूँ, मन की मैं तो बात तब से नहीं, समझ रहा सारा हूँ देश कि समझ ये रहा है अभी अभी, तक भी समझ रहा सारा देश समझ रहा है अभी। इसीलिए हिमाचल हुआ, इसीलिए दिल्ली हुआ, इसीलिए कर्नाटक हुआ। आने वाले 5 राज्यों में भी देखिए क्या होगा, और 2024 की परिणति क्या होगी ये भी देखने को मिलेगा। आपके हिसाब से भाऊ 5 राज्यों में क्या रिजल्ट होने वाला है? जैसे मतलब 3:2 तेलंगाना मुझे लगता है केसीआर के साथ जाएगा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस, मध्य प्रदेश कांग्रेस, राजस्थान टफ है। यदि इन्होंने वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं किया तो वो फिर कांग्रेस को चला जाएगा, इसमें कोई दम नहीं है। मगर मैं तो राजस्थान से हूँ, मैंने तो कभी देखा नहीं वहां पे सरकार रिपीट हुई है। मैं जब से आ रहा हूँ, जब से मोहनलाल सुखाड़िया जी थे, जब से मुझे याद है, फिर हृदय मेरा जोशी कभी नहीं हुआ वहां ऐसा तो ऐसा रिपीट। ऐसा कई बार कहा जाता था कि यहाँ सरकार रिपीट नहीं होती, होती थी। कहा जाता था जो मुख्यमंत्री नोएडा आता है उसकी सरकार रिपीट नहीं होती, हो गई। कई अब भ्रम के लोग तोड़ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस में जितनी गुटबाजी थी वो तो एक हो गए, लेकिन बीजेपी की गुटबाजी अभी कंट्रोल के बाहर है। अभी भी प्रधानमंत्री से लेके तमाम लोग प्रयास कर रहे हैं। देखिए क्षेत्रीय क्षेत्रफल को, जैसा अभी मयूर भाई बता रहे थे कि आपने क्या किया गुजरात में, आपने पूरा एक लीडरशिप खत्म कर दी। वो लीडरशिप आपने पूरे देश में खत्म करना चाहिए। लेकिन भारत ये उपमहाद्वीप है, सब कॉन्टिनेंट है। गुजरात बहुत छोटा राज्य है भारत के मुकाबले। आप गुजरात जैसा भारत नहीं चला सकते। आपने येदुरप्पा को तकलीफ दी, येदुरप्पा ने आपको औकात दिखा दी आपकी खुद की, कि आपने कहा मुझे 90 गाली दी है। देखिए आपके प्रधानमंत्री को 90 गाली दी है, और कर्नाटक की जनता का उसमें यही दिखाता है कि आप उस लायक हो। मैं नहीं कहता, करेक्ट, मैं नहीं कह रहा बिल्कुल। यदि नोटबंदी के बाद चुनाव जीतती है सरकार तो कहती है नोटबंदी जस्टिफाइड हुई, तो फिर क्या गालियां जस्टिफाइड होने कहने का अधिकार नहीं है? सही बात है। एक चीज मैं अशोक भाई और बताना चाहता हूँ, आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ। दूसरा हुआ क्या, जैसे आपने कहा और मैं भी कह चुका हूँ, दीपक भाई भी कह चुके हैं कि भाई सेकंड कैडर या लीडरशिप खत्म कर दी। लेकिन साथ में पता है क्या हुआ है, साथ में एक और चीज जो बड़ी 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 खतरनाक हुई है, वो ये है कि दलालों की तादाद में जो वृद्धि हुई, मतलब कि वो कुछ ऐसे मेंढक की तरह फूट पड़े। आप देखिए बुधवार को रात को एक बहुत बड़ा खतरनाक एक्सीडेंट हुआ अहमदाबाद के एसजी हाईवे पे, इस्कॉन ब्रिज पे। 19 साल के एक लड़के ने, उसके साथ गाड़ी में और भी युवा बैठे थे, और उन्होंने उस लड़के ने 9 लोगों
उनकी उस वो जगुआर अभी गाड़ी से वीडियो जो वो वीडियो देखा है, अभी ट्विटर पे चल रहा है। ठीक, अब वो हो गया, ये तो बड़ी मतलब जघन्य घटना। लेकिन उसके बाद उसका बाप आता है, बाप बताया जा रहा है कि रिवॉल्वर निकाल के जो है लहराता है, कहता है कि खबरदार किसी ने मेरे बेटे को छुआ, वो लेके निकल जाता है, अस्पताल में उसको भर्ती करवा देता है। उसका बाप के बारे में क्या, तो उसके बाप के ऊपर 9 केसेस चल रहे हैं। उसमें एक गैंग रेप का केस है और बाकी जमीन हथियाने से लेकर बहुत सारे केसेस हैं, 9 केसेस चल रहे हैं और रह रहा है आलिशान बंगलों में। उसकी फोटो देखिए आप तो भारतीय जनता पार्टी, गुजरात भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेता के साथ उसकी फोटो आपको दिखाई दे रही है। उनको वो ट्रीटमेंट ही नहीं मिल रही है जो ट्रीटमेंट अगर आप सामान्य किसी व्यक्ति ने अगर कोई रसूखदार न होता और उससे ये हो गया होता फॉर एग्जाम्पल, तो उसकी क्या हालत होती। तो अरे वो नदी पे पुल गिर गया, नदी पे पुल गिर गया, 135 लोग मर गए मोरबी। उसमें जो आदमी को अरेस्ट करना था वो इनका फाइनेंसर था, तो नहीं हुआ। मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब ये जो है ना, जयसुख पटेल, ये प्रजाति जो है इतनी फैल चुकी है, बढ़ चुकी है। किसी मतलब एक आईएएस अफसर जो है 10-15 हजार करोड़ का घोटाला करता है, कोई कुछ कर नहीं पा रहा है, रिमांड पे रिमांड हो रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। अब इसमें कितने बीजेपी के जो बड़े नेता है उसमें घुले हुए मिले हुए हैं, आप समझ रहे मेरी बात। तो मतलब ये है कि एक तो लीडरशिप तो खत्म कर दी इन्होंने, लेकिन साथ में इतनी सड़न पैदा कर दी है पूरी सिस्टम में, चाहे वो फिर ब्यूरोक्रेसी हो या वैसे ये टाउट लोग। कोई आए दिन पकड़ा जाता है ये कहते हुए कि मैं सीएमओ से हूँ, एक दूसरा पकड़ा गया अभी कल, वो भी कह रहा था मैं पीएमओ से हूँ। अरे वो कश्मीर में नहीं पकड़ा गया था, किरण पटेल, किरण पटेल को बाकायदा सीएम ऑफिस में बैठता था। हाँ, वो तो पूरी स्टोरी पता नहीं मैंने किसका सुना, दीपक भाई के एक इंटरव्यू में सुना था उसकी स्टोरी, आई डोंट रिमेम्बर, बट मैंने आप ही लोगों में से किसी से, आप लोगों की किसी वीडियो में सुना। संजय भाई ने उसको मेरे ख्याल से ब्रेक किया था। पर मामला ये हम बात कर रहे हैं उस पर सब, पर पॉइंट ये है कि ऐसे लोगों की जमात जो है वो इतनी बढ़ चुकी है जिसको अरे सीमा है इधर, अरे सीमा भाभी आ गई बॉर्डर तोड़ के इंडिया में। हाँ, वो किरण पटेल वो तो बॉर्डर के अंदर से कश्मीर गया था, वो तो बॉर्डर के बाहर से आ गई सीमा भाभी। तो मतलब ऐसे बिचौलिए जो है बढ़ चुके हैं और इनकी जो लीडरशिप है ये ऐसे लोगों के साथ मिलकर हो सके उतना भ्रष्टाचार में लिप्त है, बाकी और कुछ नहीं हो रहा है। अब देखिए मैं जब भी कुछ लोगों से बात करता हूँ बीजेपी में, मतलब एक अच्छे कद वाले व्यक्ति कुछ होते हैं, उनसे भी जब बात करता हूँ तो वो कहता है कि मेरे पर छोड़ो क्या फर्क पड़ता है, ये हमको तो कहीं कुछ ये मिलने वाला है नहीं। यहाँ डर क्या पता है कि हम जैसे लीडरशिप में सीनियर हो गए उतना जल्दी हमारा पत्ता करेगा। जो पीछे बैठने वाला है ना बैक बेंचर, वो हमेशा मन में कहीं रखता है कि यार हमारी कहीं बारी आ जाएगी, क्योंकि अब तक यही हो रहा है। भूपेंद्र पटेल कभी सपने में सोच नहीं सकता था, पहली बार जो है वो विधायक बने, है ना, पहली बार विधायक बने। वो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रह चुके थे अहमदाबाद के, ओडा के चेयरमैन रह चुके थे, नगर पालिका के प्रेसिडेंट रह चुके थे, पहली बार विधायक बने। उनको खुद को सपना कभी नहीं आया था, उनको बना दिया। तो जो भारतीय जनता पार्टी में ये स्थिति है कि जो पीछे है ना, जो 100वें नंबर पे, उसके टाइम हो गया। हाँ, टाइम भी हो गया है। और मेरे को एक लास्ट क्वेश्चन पूछना है। सिर्फ क्वेश्चन ये है भाऊ आपके लिए, क्योंकि आप तो डिबेट्स पर जाते हो। आई थिंक दीपक भाई डिबेट्स पे नहीं जाते और मयूर भाई डिबेट पे नहीं जाते, आप जाते हो, ठीक है भाऊ। ये बीजेपी के जितने भी प्रवक्ता होते हैं, इनमें से कौन से प्रवक्ता के साथ आपको डिबेट करना सबसे पसंद आता है? सुधांशु और ये कौन से? किसी के साथ नहीं। सारे प्रवक्ता प्रोग्राम खत्म होने के बाद हाथ मिला के जाते हैं। उनमें से कई कहते हैं कि क्या करें यार, मजबूरी है, ये हम भी समझ रहे हैं, लेकिन पार्टी की लाइन लेनी पड़ती है। भाजपा में प्रवक्ता, भाजपा का मीडिया डिपार्टमेंट एक जमाने में सुषमा स्वराज जैसे लोग देखते थे, आजकल इतने छिछोरे और ओछे लोग देखने लगे हैं। क्योंकि जैसा ऊपर का नेतृत्व छिछोरा होगा तो नीचे भी छिछोरापन दिखेगा आपको। इनके पास ना तर्क होते हैं। आप जो प्रवक्ता समझ रहे हो वो प्रवक्ता नहीं है। मैं समझता हूँ बीजेपी के प्रवक्ता वो हैं सुशांत, अमीश देवगन और सुधीर चौधरी, नविका कुमार। प्रवक्ता तो ये हैं। आप प्रवक्ता समझ रहे हो शायद संबित पात्रा और इन लोगों को। और ये जो प्रवक्ता ने आपने नाम लिया है वो थोड़े मेरे से डर के रहते हैं, क्योंकि जब मैं उनके शो पे जाता हूं तो मैं उनको लाइव प्रोग्राम में ही लताड़ता हूं और बता देता हूं कि आप पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं, आपकी जगह क्या है। बहुत सारे मतलब अमित से लेके तमाम जो लोग हैं वो जब मैं प्रोग्राम में जाता हूं तो थोड़ा संभल के रहते हैं, कम से कम मेरे साथ। और कई बार फिर ब्रेक में कहते कि अरे यार भाऊ आपने तो एकदम ही बोल दिया। मतलब अमित आपने लाइन छोड़ दी,
क्रॉस जैसा छोड़ोगे तो वैसा ही रिप्लाई मिलेगा आपको। तो अच्छा, कई बार संबित पात्रा भी एक आखिरी सवाल मेरे को दीपक भाई से आखिरी सवाल जी। रैपिड अप। दीपक भाई, मुझे आपसे आखिरी सवाल का बिल्कुल ऑनेस्ट आंसर दीजिएगा। आज अगर आपको किसी चैनल से ऑफर आता है, से फॉर एग्जांपल रिपब्लिक टीवी या जो भी चैनल, उस आदमी को रिप्लेस करने का, समझो रिपब्लिक टीवी का रिप्लेसमेंट आप आ रहे हो, अर्नब को हटा रहे हैं और आपको ला रहे हैं, वुड यू एक्सेप्ट इट? मुझे ऑफर मिल चुका है 3 महीने पहले। सवाल ही नहीं। क्यों? देखिए, उससे अच्छा जो इन्होंने कहा ना, क्या कहते हैं, मयूर भाई ने, कि उससे अच्छा कि यार खुलकर फिर काम करो, फिर तो PR एजेंसी खोल लेंगे मोदी जी के लिए। आपको वही फ्रीडम वही मिलेगी, वो जो ओनर है आपको फ्रीडम देंगे ना, यू विल बी द मेन बॉस ऑफ द चैनल। लाइक समझो कि इंडिया टीवी के अंदर आपको, या अमीश देवगन का, या आप ये समझो कि इसका चौधरी का जो ये ब्लैक एंड व्हाइट है वो शो आपको हो जाए। नहीं, चौधरी इज आउट ऑफ इट। नो क्वेश्चन। नहीं लोगे? वो गली छोड़ दी अभी भाई। दीपक शर्मा इतना बढ़िया चल रहा है, क्यों करना है? तो फिर जो इंडिया की जनता है, जो आपको मेन स्क्रीन पे देखना चाहती है, नेशनल नेटवर्क पे देखना चाहती है, वो तो देख ही नहीं पाएगी। ऐसे तो ना गांव में हर लोग ये देखते हैं, वो तो नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं, आज भी अभी भाई हकीकत ये है कि आज की तारीख में दीपक भाई, जो हमारे मीडिया में जो क्या बोल रहे हो भाऊ? डिजिटल मीडिया की रीच जितनी रूरल एरिया में है, आप सोच भी नहीं सकते। नहीं, वो तो है, यहाँ भी हो गया है, यहाँ भी अमेरिका में भी हो गया 5-7 साल से। मगर मैं तो ऐसी एक बात निकालने के चक्कर में मैंने बोला, मैंने कहा नहीं, मैं कह रहा हूँ, आप जो रीच की बात कर रहे हो, आज की तारीख में टाइगर जो है, क्या आप कैसे बिक गए? नहीं, आज की तारीख में टाइगर का जो क्रेज है, के लिए मत कहिएगा। नहीं, बाऊ की तो TRP अलग लेवल पे है, वो तो जी, तो हमें पता है। मेरा कोई ऐसा दिन नहीं जाता है जब चलिए, आप लोगों का बहुत टाइम लिया मैंने, थैंक यू सो मच। दोबारा से आप लोगों एक आखिरी सवाल, वो संबित पात्रा अभी हैं, आते हैं डिबेट में कि नहीं आते? वो दिखते नहीं है। नहीं, संबित पात्रा को आजकल सरकार ने बहुत कहा। ये जो मणिपुर में हो रहा है, संबित पात्रा की निगरानी में क्योंकि संबित पात्रा इंचार्ज है मणिपुर के। हाँ, मैं इसलिए पूछ रहा था, मुझे वो ये संबित पात्रा हुई है। रियली? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मयूर भाई, अशोक भाई साहब, दीपक भैया, थैंक यू सो मच। थैंक यू।